अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, पेश खदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद सलीम और मेरे साथ है नाजिया बेग और आपके इस शो की जान अजीज़ी। और मेरे साथ है मेरा स्कूटर। सॉरी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, अब चूंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है और अगले प्रोसीजर शुरू हो गए हैं, अपना इलेक्शन का दौरार शोर गोगा शुरू हो गया है, रौनकें बढ़ गई हैं, मोहल्लों की, गलियों की, बरादरियों की, घरों की। हर बंदा जो है वो एक दूसरे से मिलना शुरू हो गया है। ये शादी और इलेक्शन दो ऐसी चीजें होती हैं, दो ऐसे मौके होते हैं जब बरादरियां मिल बैठती हैं, लड़ाइयां झगड़े खत्म किए जाते हैं और बरादरियों को राजी किया जाता है। हर बरादरियां इन दोनों मौकों पे राजी हो भी जाती हैं। जितनी मर्जी लड़ाइयां झगड़े हों, जब शादी आती है घर में किसी बरादरी में तो या इलेक्शन आता है तो फिर वो लड़ाइयां झगड़े खत्म होकर बरादरी इकट्ठी होकर बैठ जाती है कि आओ भाई गल कर ले, वो किन्नू वोट देना है। अच्छा, शादी के मामले में तो बरादरी के इकट्ठ की समझ आती है, जवाज भी बनता है उसका, लेकिन इलेक्शन के मामले में, इलेक्शन की जब बात करते हैं उसमें बरादरी का जो रोल है, इस हवाले से हमारी कब जान छूटेगी यार? इससे हमारी जान नहीं छूट सकती, चूंकि हमारे ज़हनों में ये रच बस गया हुआ है कि अपना मारेगा तो सुटेगा छामे, बगाना मारेगा तो तुपे सुटेगा। हमारे ज़हन में ही मौत है, जिंदगी है ही नहीं। हम ये सोचते ही नहीं कि ये मारेगा क्यों भाई, नाले नु वोट दिए, नाले को मरिए। ये क्यों नहीं सोचते कि जिंदगी कहाँ से मिले? हमारे ज़हन में बात ये है कि वो आए या वो आए, हमने मरना ही है, इसलिए हम बरादरी के पीछे लगे हुए। यार सिर्फ अपने आप को हम कोसने क्यों देते हैं, अवाम को ही सिर्फ मुर्दे इल्जाम क्यों ठहराते हैं? हमारी जो सियासी क़यादतें हैं वो बिल्कुल बरियोज़िम्मा है इस रवैये से, बरादरीज़म के फायदा उठाती हैं इस सोच से। हाँ बिल्कुल, इसी चीज का तो फायदा उठा रही है। उनको पता है कि अवाम के अंदर ये सोच मौजूद है और वो ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल। आके कहते हैं कि अपनी बरादरी को वोट नहीं दे, हाँ। अपने कश्मीरी भरा हो के यार कश्मीरी को वोट नहीं दे। अच्छा, और वही सियासी क़यादत एक शहर में जाके कश्मीरियों को कश्मीरियों के नाम पे इकट्ठा कर रही होती है और कश्मीरियों में वो खसूसियात गिनवा रही होती है। कश्मीरियों का पीछे न पड़ जाओ, अरैयों की भी बात कर लो, बेगों की भी बात कर लो। बात तो सुनो, मैं यही कहने लगा था कि वही सियासी क़यादत जो एक हल्के में जाके कश्मीरियों को उनके औसाफ गिनवा रही होती है और वही सियासी क़यादत दूसरे शहर में जाके अराइयों को अराइयत के नाम पर इकट्ठा कर रही होती है, वो अराइयों में दुनिया जहान की सिफात जमा कर रही होती है। यार अब तो ये हो गया हुआ है कि एमएनए जो है ना, तेज तर्रार लोग, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं ना शहर में 3 बरादरियां हैं, एक कश्मीरी, एक अराई, एक शेख। हाँ, यानी एमएनए की टिकट जो है वो एक को, एक बड़ी बरादरी को दे दी, एमपीए की टिकट एक एमपीए वो दूसरी बरादरी, और फिर जो उसकी मुखालिफ सियासी जमात है वो भी यही अरबा इस्तेमाल कर रही है कि एक जगह पे उसने अगर अराई को टिकट दे दिया तो दूसरे उसके मुकाबले पे एमएनए में किसी कश्मीरी को टिकट दे देंगे, उसने नीचे एक एमपीए कश्मीरी लिया, इधर दूसरा जो है वो एमपीए अराई आ जाएगा। और चंगे पढ़े लिखे सेंसेबल लोग जो है ना, हाँ, वो भी आज तक किसी में फंसे, किसी ना किसी अंदाज में। करोड़पति लोग यार, अरबपति लोग जो इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा फेर फुर के सारी दुनिया और उसकी तरक्की देख के आए हैं वापस, वो भी आज तक इसी में फंसे हुए। उनसे बात करके देखो वो आगे से लड़ पड़ते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सियासी जमातों को बरियोज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता कि आहिस्ता आहिस्ता जब एक हल्के से एक ही बरादरी को मखसूस पार्टी टिकट देती रहती है, यानी बरादरी ही उसकी कंसिडरेशन होती है, तो आहिस्ता आहिस्ता उस बरादरी के जो वोटर्स हैं वो अपने नजरियात को भी बरादरी के ताबे ढाल लेती है और इस हवाले से मेरा ख्याल दर्जनों मिसालें दी जा सकती हैं। हाँ, अगर एक जगह पे एक जिले के अंदर मुस्लिम लीग कश्मीरियों को टिकट देती है और पीपल्स पार्टी अराइयों को टिकट देती है, तो सारे अराई जो हैं उनके नजरियात भी पीपल्स पार्टी में डाल जाते हैं। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग वालों के नजरियात जो हैं वो उधर को डाल जाते हैं। एग्जैक्टली। और इस सारे खेल में नजरियात, असूल और किरदार किसी गहरे गड्ढे में दफन हो जाते हैं। अच्छा, ये बरादरी सिस्टम ज्यादा पंजाब में ही है। अच्छा यार, ये भी एक बड़ी अजीबो गरीब तरह की मिसकंसेप्शन है कि बरादरीज़म सिर्फ पंजाब में है। पंजाब में एक और तरह का बरादरीज़म है। मुल्क के तमाम सूबों में, तमाम इलाकों में अपनी जो उसकी शक्ल सूरत बदल जाती है। बरादरीज़म तो है, बरादरी क्या है कि नजरियात के बगैर, असूल के बगैर, सिर्फ यानी नस्ली बुनियाद पे इकट्ठे हो जाना, यही है ना बरादरी। और क्या है? बन जानी। तो कराची में किसी और तरह ये बरादरी नहीं है। महाजर
पठान, बलोच, इस बुनियाद पे वोट देना ये बरादरीज़म नहीं है। अब बिल्कुल कराची के अंदर जो पठान है वो पठानों को वोट दे रहे हैं, जो महाजिर हैं वो महाजिरों को वोट दे रहे हैं, ये भी बरादरीज़म ही है। बिल्कुल बरादरीज़म है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो कबाइल हैं उनकी बुनियाद पर वोट देना बिल्कुल, वो भी अपने बरादरीज़म कबीले है। हाँ, ये बलोचिस्तान में चले जाओ, उधर भी बरादरीज़म ही है। जो एक ग्रुप के लोग हैं वो उसी ग्रुप को पाल रहे हैं, उसी के पीछे लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल। और इस सोच ने एक अजीबो गरीब, बल्कि कहना चाहिए अफसोसनाक सूरत हाल को जन्म दिया है कि आप अगर एक बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और आप गैर बरादरी का जो उम्मीदवार है वो खा फरिश्ता सीरत ही क्यों नहीं है, आप उसको वोट देना गुनाह समझते हैं। और आपकी अपनी बरादरी का उम्मीदवार है, खा वो किसी कुमाश से ताल्लुक रखता है, आप उसको वोट देना अपना फर्ज अवलीन समझते हैं। बस इसी हट धर्मी की वजह से फिर भुगत भी तो हम रहे हैं ना, बरादरीज़म के पीछे और इन बेवकूफियों के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक बंदा जो है, राइट मैन जो है, वो नहीं सामने ला रहे, उसके पीछे नहीं लग रहे, फैसला सही नहीं कर रहे। इन चीजों से मुबर्रा होके कि ये बरादरी का है, ये महल्ले का है, ये रिश्तेदार है, ये मेरे काम आ जाएगा, इन चीजों को छोड़ के अगर ये नहीं देखेंगे कि ये बंदा मुल्क के लिए अच्छा है, ये हमारी कौम की बेहतरी के लिए है, ये अच्छा आदमी है, नेक आदमी है, शरीफ आदमी है, ईमानदार बंदा है, सच्चा आदमी है, इसको वोट देना चाहिए। तो फिर इसी तरह खजल खराबी है, नहीं वोट ऐसे बंदे को देंगे तो। क्या सर इस जहालत में हम शुरू से ही फंसे हुए हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम शुरू से ही इस अजाब में गिरफ्तार हैं, बल्कि मैं ये कहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा यकसू है ना अगर कौम किसी फिनोमेना पे, अगर पॉलिटिकल फिनोमेना पे, तो वो इस बात पर है कि इस अजाब में हम सबसे पहले 79 में जब ज़ियाउल हक साहब ने बलदियाती इलेक्शन करवाए थे ना, उस वक्त गिरफ्तार होना शुरू हुए थे। और जब ये मामला अपनी इंतहा पर पहुंचा था वो 85 के गैर जमाती इलेक्शन थे, और वही फसल हम आज तक काट रहे हैं। हाय 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 हाय, मैं तो इस दफा ये जो इलेक्शन आ रहा है ना, इसमें मैं आगाज कर रहा हूं, बल्कि मैंने अपने सारे दोस्तों को कहा कि मेरी बात सुनो, छोड़ दो खुदा के वास्ते अपने अपने मफादात, मुल्क के लिए सोचो। किसी को बताओ ही ना मैंने किसको वोट देना है, अपने दिल को बताओ, अपने अंदर जमीर को बताओ, उसके साथ फैसला करो। आराम से चुप करके, कोई तगड़ा बंदा है ठीक है, आप डरते हैं उससे कहे पाजी तो नहीं वोट दिया, अंदर जब जाओ, जब मोहर लगाने लगो और आप अकेले होंगे, दूजा तो कोई बंदा नहीं ना होगा, उधर आप अपने जमीर का साथ दो, अपने दिल का साथ दो, अपने पाकिस्तान का साथ दो, उधर जाके ईमानदारी से वोट डालो। मैंने इस दफा ये करना है, मेरे महल्ले के कैंडिडेट को ना बताना। नाज़रीन, यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कौम से अलविदाई खिताब में वजीर आजम बिजली की पैदावार में इजाफे के दावे करते रहे और आधी से ज्यादा कौम लोड शेडिंग के बायस खिताब ही ना सुन सकी। हाय 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 हाय, देखो ना राजा साहब ने अपने पैरों पर ही लोड शेडिंग काट मारी। ऐसे बिजली के वली हुए हैं राजा परवेज अशरफ साहब कि 5 साल बिजली इनको ढूंढती रही और ये बिजली को ढूंढते रहे, और दोनों ही एक दूसरे को नहीं लब सके। होय 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 होय, रोशनी ऐसे दौड़ती है राजा साहब से कि किसी तार को अगर टेस्टर लगा के भी देखे ना तो टेस्टर का बल्ब नहीं जलता। टेस्टर अपने मुंह से कह देता है कि राजा साहब बिजली है मगर मैं बलना नहीं। मैंने सुना कि इस्लामाबाद के एक इलेक्ट्रिशियन की दुकान पे को 550 जुगनू आया हुआ था। अच्छा। और उससे कह रहा था कि भाई जी हम वजीर आजम उसके लान के जुगनू हैं, हमारी बैटरियां नहीं जल रही। इलेक्ट्रिशियन ने टूटियां लगा के हर जुगनू चेक किया, उसने कहा कि यार सारी तारें ठीक है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अखीर बाग के माली ने बताया कि भाई जी ये नहीं जलनी जब तक राजा साहब है। क्यों? राजा साहब के पैर के नीचे आके एक बुजुर्ग जुगनू मर गया, उसकी बददुआ लगी हुई है इनको। राजा साहब तो इस्त्री लगाए ना तो वो गर्म हो जाती है, उसकी बुगड़ी पे लगा हुआ बल्ब नहीं जलता। हाय हाय हाय, सादी बिजली तो कहीं रह गई, इनसे तो आसमानी बिजली भी परहेज करती है। क्या मतलब? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के ऊपर एंटीना नहीं एक लोहे का लगाते हैं आसमानी बिजली से बचाने के लिए बिल्डिंग को, अब वो एंटीना नहीं लगाते, अब राजा साहब की फोटो लगाते हैं। राजा साहब तो एक दफा ड्राइवर के लाड में अगली सीट पे बैठ के तो गड्डी की हेडलाइट नहीं जली, उसने फिर आखिर कहा राजा साहब गड्डी को अख बचा के तो पिछली सीट पे हो जाए। ये तो गाड़ी में बैठे हो तो सड़क पे लगी हुई रिफ्लेक्टर लाइटें नहीं जलती,
यार राजा साहब तो पत्थर आपस में रगड़े तो रोशनी नहीं निकलती, चीख निकलती। आई मैं मर गया। नहीं यार, राजा साहब ने बाज़ हकीकतों का भी एतराफ किया है। उन्होंने कहा है कि हम दूध और शहद की नहरें तो नहीं बहा सके, बहाई है तकल्लुफ़ कर रहे हैं, बहाई है। अच्छा, मैंने खुद देखी है गुजरांवाली नहर। दूध की है शहद की? अद्धी दूध की थी, अद्धी शहद की थी, क्योंकि अद्धी जरा तेज चल रही थी, अद्धी स्लो स्लो थी। अद्धी के ऊपर मक्खियां बैठी हुई थी और अद्धी के ऊपर बिल्लियां बैठी हुई। तो दूध और शहद मिक्स नहीं हो रहा है? नहीं, मिक्स हो जानी थी। ये नून लीग वालों ने जमहूरियत के खिलाफ साजिश की। क्या? नून लीग के किसी बंदे ने लस्सी का गिलास बीच में फेंक दिया, वो सारा दूध जम गया। अब नहर बहने की बजाय उधर ही खड़ी है, उसके ऊपर इतनी इतनी मोटी मलाई आई हुई। अब राजा साहब ने पीपल पार्टी के जियालों को कहा कि इत्थे ही फिर मदानी मार लो। इमरान खान का कहना है कि अगर 90 दिन में इनकलाब ना ला सका तो इक्तदार छोड़ दूंगा। क्या बात, शेख खान साहब को शायद मिल तो जाए, आपने पहले ही ना शुरू कर दी है। उस दिन कह रहे थे मैं यरदारी से हलफ नहीं उठाऊंगा, आज कह रहे हैं इक्तदार छोड़ दूंगा। अब रारुल हक कह रहा मैं मुल्क छोड़ दूंगा। खुदा के वास्ते मजबूत इरादे से काम करते जाए, जज्बाती ना हो। इसी तरह ही होता है हजूर। खान साहब पहले इस तरह की बातें नहीं करते, फिर बाद में शर्मिंदगी होती है। हमारा एक ताए का पुत्र है ना, वो हमें बचपन से कहता होता था मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को बहुत मारा करूंगा। लो जी, शादी जब से हुई है वो हमारा भाई जब भी नजर आया बेगम के साथ, दोनों बच्ची और लेडीज पर्स भी उसने उठाया होता है और परजाई ने साथ सिगरेट लगाया होता है। गाँव में पीती हैं औरतें सिगरेट। अच्छा। और उसने सुहा फेंकनी हो तो बेचारा एक्स्ट्रे की बजाय हाथी आगे कर देता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करने का अगर इरादा किया तो मायूसी की बातें तो ना करें। रहमान मलिक का कहना है कि आने वाले वजीर दाखिला को पुरअमन पाकिस्तान का तोहफा दे के जा रहा हूँ। तुमने ये बयान पढ़ा है? मैंने 3 दफा पढ़ा है कंफर्म करने के लिए कि क्या वाकईतन ये फरमान वजीर दाखिला साहब का ही है। बेशर्मी और बेहिसी की इंतहा है यार। 3 दफा पढ़ा है जी। लो 33 दफा झूठा बयान पढ़े तो बयान देने वाला कहां बन जाता है। वाह वाह रहमान मलिक साहब, इस तरह की बातें करनी है तो ये भी कह दे कि आपकी शक्ल शाहरुख खान से मिलती है। अगर बयान देने से पहले सोचना ही नहीं कि मैं क्या कहने लगा हूं तो फिर ये भी कह दे कि मैं सनसिल्क शैम्पू के इश्तिहार में आया हूं। ये भी कह दे कि हमारे 5 साल दौर में $1 रुपये का हो गया। ये भी कहते कि सुई गैस इतनी ज्यादा थी कि लोग शापरों में भर लेके जाते हैं। रहमान मलिक साहब जैसा एक बंदा हमारे पिंड में था, उसका एक वाकया मैं सुना दूं मगर सेंसर हो जाना है। अच्छा अजीज साहब, अगली खबर बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले रहमान मलिक के बयान का इंटरेस्ट तो खत्म हो लेने। आप ये सुनेंगे तो मजा आएगा आपको। एक तहकीक के मुताबिक सुबह के वक्त खवातीन ज्यादा बदमिजाज और चिड़चिड़ी होती हैं। शाबाश, मेरा ख्याल है ये तहकीक करने वाले खवातीन से मिले ही सुबह सुबह। क्या मतलब? हालांकि दिन के बाद खवातीन बदमिजाज और चिड़चिड़ी के साथ साथ हाथ छोट और मुंह फट भी हो जाए। ये सुबह के वक्त तो बेचारी चिड़चिड़ी इसलिए हो रही होती है ना कि सुबह के वक्त ही खामद का काम काज करना पड़ता है। उसने बेचारे ने सवेरे ही कहना होता है ना जरा शर्ट इस्त्री कर दो, जरा मेरी जुराबें मुझे दे दो, और मेरा थैला किधर गया दफ्तर वाला, और मेरा स्कूटर पे मारने वाला कपड़ा कहाँ है। या ज्यादा से ज्यादा ये गुस्ताखी करते हैं कि नाश्ता दे दे जनाब। उस पे वो फिर चिड़चिड़ी हो ही जाती है। सिर्फ शर्ट तुम कह दो इस्त्री करने के लिए, रात को ही अगर बता देते इस वक्त अब बिजली जाने का टाइम हुआ है, रात को तुम्हें मौत पड़ती है अगर शर्ट इस्त्री करवा लो तो। रात को भी इस्त्री से ही मैंने इस्त्री करनी होती है, कुछ जूते से तो नहीं करनी होती। इस वक्त अब टाइम तो देखो, 1.25 घंटे के बाद तो वैसे ही बिजली चली जानी है। 1.25 घंटे बंदा पूछे शर्ट इस्त्री करनी है कि तंबू इस्त्री करनी है। जराबें मांगने पे तकरीर शुरू हो जाती है। एक जगह पे उतारो जराबें तो तब है ना, एक पांव उतार के मशरिक में फेंकते हो, दूसरा पांव उतार के मगरिब में फेंकते हो। बंदा पूछे 2 मरले का कार है, उसका मशरिक मगरिब कितना खिला रहा होगा। ढूंढ लो, पकड़ा दो। अब मैं नाश्ता बनाऊं या तुम्हारी जराबें ढूंढूं?
पूरा लेक्चर सवेरे सवेरे दे देती हैं। अकेली जान है मेरी, माँ ने तुम्हारी पता नहीं किस लाड में तरबियत नहीं की हुई। जरा तुम्हें सिखाया होता कि किस तरह घर को हैंडल करती है तो आज मुझे ये दुख ना देखना पड़ता। इतना ही जुर्म किया ना मैंने कि चलो मैं तुम्हारी शर्ट इस्त्री कर देती हूँ, कम से कम तुम अपना और मुन्ने का नाश्ता तो बना लो। मैं जाऊं भाड़ में, मुझे ना बना के दो तुम नाश्ता, बना दो अगर मुझे भी नाश्ता तो मेहरबानी है तुम्हारी, मैं कोई तुम्हारी थोड़ी खिदमत तो नहीं करती। अभी काफी टाइम है दफ्तर जाने में, 2 मिनट लगेंगे, अपना कमरा भी साफ करते जाओ। मैंने बाद में उसे उठाना है, वो रोना शुरू कर देता है। और अगर इस तकरीर पे खामद कह दे कि बहुत बोलती हो तुम, और फिर सारी दुनिया का जो एक ही तकिया कलाम है औरतों का, और क्या गूंगी हो जाऊं? शादी के बाद तो मेरे मुंह को ताला लग गया है। हाय हाय। नाज़रीन, यहाँ में एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। यार मैं एक तहकीक करवाना चाह रहा हूँ, कोई ऐसा अदारा बताओ जिससे तहकीक कराई जाए या सर्वे कराया जाए। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी से नहीं मैं करवाना चाह रहा, मैं किसी और अदारे से ये सर्वे कराना चाह रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी वालों से क्यों नहीं करवाना चाह रहे? यार वो ये इस वक्त उनका रौला पड़ा हुआ है ना, पीपल पार्टी वाला कहते हैं ये नहीं ठीक। अच्छा, तो वैसे भी वो पैसे लेके सर्टिफिकेट जारी करते हैं। अच्छा जी। जाहिर है जिससे वो एग्रीमेंट करते हैं उसी को वो शफाफियत का फिर सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, और फिर कहीं पे तरदीद भी करते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने शफाफियत का कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा अदारा हो जिससे मैं ये तहकीक करा सकूं। तहकीक मैंने ये करानी है कि ये जो खामद घर में तनहा लेके आता है, इसका कितने % उसी की जेब में बाकी बचता है, और कितनी तनहा बीच में से खवातीन खा पी जाती। दिल पे हाथ रखो जरा, अब बताओ। बताओ। वो इधर 5 रुपए का ठीका था। वो बातें ढूंढ लेगा, तो यहीं पे होगा। बस तुम्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया ना। इसके लिए कोई सर्वे करवाने की जरूरत है तुम्हें? यार क्या मतलब, इसमें क्या जवाब वाली बात है यार। यार तनहा अगर तुम माड़े बंदे की किसी ये टाइप आदमी की तनहा देखो ना, तो मेरा ख्याल है अब गरीब से गरीब खतून भी जो है ना, माड़े महल्ले में या माड़े घर में रहने वाली भी, उसको भी मेकअप की आदत और चाह है। तो यार ये मेरी बात सुनो, फिर तुम कहोगे कि मैं खवातीन की हमायत करता हूँ। तो करते हो तुम। नहीं तो मैं करता हूँ, तो किसी वजह से तो करने लगा देखना मुझे छत्र मारना। मेरी बात सुनो, मैं गलत करता हूँ? मैंने पहले भी एक बार घर जाना होता है। अच्छा किया तुम फजूल अब बातें शुरू कर दोगे। नहीं करा बिस्मिल्लाह। एक मिनट सुन ले भाभी जरा प्लीज, सुनाए सुनाए बिस्मिल्लाह। मैं संजीदगी से बता रहा हूँ तुम्हें, मैं सीरियसली बता रहा हूँ तुम्हें कि ये बेशुमार, मेरी बात सुनो, बेशुमार ऐसे सर्वेज हैं जिससे पता चलता है कि अब मर्द जो है, ये जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, ये जो मेकअप इंडस्ट्री है, अपने आप को बनाठाना रखना, इस पर खवातीन से ज्यादा पैसे खर्च करने लगे। क्यों भाई, सेफ्टी 2.5 लाख की। अच्छा ये सेफ्टी तुम कह रहे हो, सेफ्टी 2.5 लाख की? सुन लो मेरी बात। अभी कुछ दिन पहले बरतानवी अखबार ने एक सर्वे किया है, उसमें बताया था कि ये एक बरतानवी मर्द जो एक रेजर से 5 बार शेव किया करता था, अब वो 2 बार शेव करता है। बताओ। नहीं रेजर नहीं अच्छे यार। अच्छा रेजर खराब हो गए, रेजर खराब हो गए यार। शुरू में एक रेजर 5 शेवें करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे का मुंह बड़ा हो जाता है। रेजर को फिर बेचारे को बड़ा पैदल फिरना पड़ता है। बात सुनो, कुछ अर्सा पहले एक बरतानवी अखबार का सर्वे सामने आया है जिसमें ये इंकशाफ किया गया है कि एक ऐसा बरतानवी शख्स जो यानी गरीब एक आम बरतानवी मर्द जो है, वो अपनी ग्रूमिंग पे यानी फैशन पे समझ लो, एनुअली 590 पाउंड खर्च करता है। अच्छा। हाँ जी, और जो एक खाता पीता बरतानवी शख्स है वो सालाना 2350 पाउंड ग्रूमिंग की नजर कर देता है, जबकि खवातीन जो है, एक खातून जो खाती पीती खातून है वो 2700 पाउंड खर्च करती है। तो थोड़ा सा फर्क ही रह गया। अच्छा सर, बरतानिया का एक ब्रांड है सेल्फ्रिज, उन्होंने लंदन में हालिया एक नया स्टोर खोला है। वहां पर इतने महंगे महंगे जूते हैं, मतलब जो जूते हैं वो 10-10 हजार पाउंड तक के भी हैं। और अजीज साहब, ये सारे जूते मर्दों के हैं। होए होए होए, क्या फायदा इतना महंगा जूता खरीदने का, खाना तो सिर में ही है ना। और मर्दों का जूता है, ये कहाँ सर में लगता है? मर्द का ही उतार के अगली बार। अच्छा, ये फिर एक दूसरा आलमी है। ये क्या तुम्हें नहीं पता? ये पहला आलमिया है, दूसरा नहीं।
देखो तो सही, 10,000 पाउंड का जूता 158 रुपए का पाउंड हो गया हुआ है, यानी 15,80,000 रुपए का जूता। इससे चंगा बंदा को छोटा मोटा मकान खरीद ले, उसकी दीवार की किसी मोरी में पैर फंसा के बैठा रहे। लेकिन शौक का कोई मोल नहीं अजीज साहब। ये कौन से शौक है, ये उधर अंग्रेजी शौक पूरे करते हैं। इधर पाकिस्तान में तो मैंने चंगे पड़े अमीर लोग भी देखे हैं बेचारे, धोती और बनैन पहन के सवेरे सवेरे मसवाक कर रहे होते हैं थड़े पे बैठ के, और सारा दिन फिर दोस्तों को बता रहे होते हैं ये देखो निम कितनी वधी है। ये निम शिम वाले दौर अब गुजर गए हैं। ये जो हिंदुस्तान, तुम सिर्फ ये अंग्रेजों का शौक कह रहे हो ना, हिंदुस्तान में मर्दों की जो ग्रूमिंग इंडस्ट्री है, 1 साल के दौरान उसके हजम में 42% इजाफा हुआ। मर्द जो इंडिया के ज्यादातर हैं उनके मुंह सिपियों जैसे ही होते हैं, उनको पालिश पुलिश कराना पड़ता है। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे भी है, उसमें ये कहते हैं कि शहरी इलाकों में, हिंदुस्तान के शहरी इलाकों में हर चौथा मर्द जो है वो महीने में 1 बार हजाम के अलावा किसी ना किसी ब्यूटी पार्लर में जाता है, हर चौथा मर्द। नहीं, ये कोई अंग्रेजों की तरफ ही हो गया होगा, इधर हमारी तरफ तो इतना ऐसा नहीं नजर मैं आता। तुम्हें हिंदुस्तान की मिसाल दे रहा हूँ, खिता तो हमारा ही है ना, अपने माशरे में तुम नहीं देखते, ये ग्रूमिंग का शौक नहीं बढ़ा हमारे अंदर। तुम सही कह रहे हो, मैंने तो सुना है कि अपना वो एंकर है ना असामा, वो भी अपनी ग्रूमिंग कराता है, हालांकि वो 5 वक्त का नमाजी आदमी। ये क्या बात है यार, जो 5 वक्त का नमाजी है वो अपनी ग्रूमिंग ना करे? यार बंदा सीधा मुंह लेके बैठ जाए जो अल्लाह ने दिया हुआ अल्लाह बारे से। असामा एक खूबसूरत आदमी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका ताल्लुक बदसूरती या खूबसूरती से तो नहीं है ना यार। हाँ वैसे वाकई खवातीन भी जो बड़ी खूबसूरत होती हैं वो भी मेकअप करती हैं, और लिपस्टिक कर चमकारा, इसको क्या कहती है, मस्कारा लगवाती हैं। जाहिर है वो जरूरी होता है, एक डिजाइन बन जाता है बंदे का। डिजाइन आप भी ट्राई करें ना अजीज साहब। मैं बड़ी दफा डिस्कस कर बैठा हूँ, मगर मेरे मुंह का खलारा इतना है कि बहुत बजट बन जाया करेगा, इसलिए मैं जरा बचत करता हूँ। हम लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अजीज साहब इजाजत है, हस्बे टाक शुरू करूं? जी 1 2 3। आयमा रहमान लाहौर से लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। हम लोग शालामार टाउन के इलाके में रहते हैं। हमारे एरिया में बहुत सारे कारखाने हैं जिनकी भट्टियों की चिमनियां तक नहीं हैं और इसमें टायर जलाए जाते हैं जिनसे बड़ी मिकदार में जहरीली गैसेस का इखराज हो रहा है और यहाँ के रिहायशियों को सांस और जिल्द की बीमारियां लग गई हैं। जबकि एक सियासतदान ने इस लाखों की आबादी वाले एरिया को इंडस्ट्रियल डिक्लेयर कर दिया है। आप प्लीज सीएम से रिक्वेस्ट करें कि इस मसले का कोई हल नहीं निकलता तो कम से कम इन भट्टियों की चिमनियां ही लगवा दें। ये वायलेशन तो मेरा ख्याल है को पौने पाकिस्तान में हो रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा। और ये कुछ 7-8 महकमे हैं जो इन कारोबारी हजरात जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट, इनके कारखानों में आते हैं और पैसे पूसे लेके घर चले जाते हैं, जिनकी ये जिम्मेदारी है उनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती। और तुम देखो करोड़ों या अरबों रुपए लगाकर ये कारखाने बनाने वाले जो हैं, ये चंद हजार या चंद लाख रुपए सर्फ करके तो वहां की आबादी को पोल्यूशन से नहीं महफूज रख सकते। चंद हजार या चंद लाख रुपए दरकार होते हैं। करोड़पति लोग हैं ये, इनको गरीबों से क्या यार। ये किला सतार शाह शेखुपुरे रोड पे उस गांव में एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है। ये गैस ना होने की वजह से, गैस की लोड शेडिंग की वजह से वो तो से अपनी फैक्ट्री चलाते रहे हैं, उधर बॉयलर शॉयलर। तुम यकीन करो उस गांव के मस्कीन लोग वो कहते हैं ये हमारे पूरे टबर को बीमारियां लग गई हैं, धुआं फैला होता है, स्वाह फैली होती है, कोई किसी की जरूरत नहीं उनको जाके कहने की कि खुदा के वास्ते ये लोड शेडिंग अगर गैस की है तो उसकी सारी जिम्मेदारी और बीमारी हम पे ना डाल दो, को अकल करो, को बंदोबस्त इसका कुछ और करो। फिर हमारे सारे टबरों को तुमने बीमार कर दिया। फिर जब इस तरह के मुतासरीन जो हैं वो सड़कें आके ब्लॉक करते हैं, फिर हम उनको तहजीब और शाइस्तगी का दर्स देने बैठ जाते हैं यहाँ पे। आयमा बेटे अब तो ये गवर्नमेंट जा रही है, शायद जाते जाते कुछ कर जाए या कोई अगली गवर्नमेंट आए तो उनकी नासों में तू आ जाए तो शायद वो इस पे कुछ स्टेप ले। जाते जाते जो काम करने वाले थे वो कर गए हैं। इसीलिए हफ्ते और इतवार को इस्लामाबाद के तमाम बैंक्स खुले हुए थे, तमाम जो वजारतों में छुट्टियां मंसूख की गई थी। जाते जाते जो काम करने वाले थे वो बहुत अच्छे तरीके से किए। यार अभी सबाई हुकूमतें हैं इसलिए कह रहा हूँ यार, खुदा के वास्ते। अच्छा जी, सैयद अली बुखारी इस्लामाबाद से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम अस्सलाम बेटे। अजीज साहब आप दिन ब दिन इतने समझ
समझदार क्यों होते जा रहे हैं? हाय 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 अभी तो हाय, देखते लोगों जाओ। को देखो मेरी अभी इल्म तो- की रोशनी नजर आनी शुरू देखते हो। जाओ, इतना समझदार होगा, इतना समझदार होगा। आप अब तो समझदार बड़े बिल्कुल होना है ना तुमने यार। अच्छा तुम बड़े होके बनोगे क्या यार? बस दुआ करो इंसान बन जाऊं, यही बड़ी बात है। मैं तो जब पता नहीं कहने लगा दुआ करो इंसान ना बन जाओ। क्योंकि मेरा बड़ा ताया कहता होता था कि जब तुम छोटे से थे तुम्हारी शरारतें देख के लगता था कि तुम बांदर न बन जाओगे। अच्छा कह रहे हैं आप बिल्कुल समझदार अच्छे नहीं लगते, इसलिए आप समझदार ना हो। यार खुदा के वास्ते डाक में तो ये मजाक ना किया करे, पूरी दुनिया देख रही होती है प्रोग्राम, वो क्या कहेंगे कि ही इज जाहिल मैन। नहीं नहीं नहीं। अच्छा जी, ए अवान मुल्तान से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। अजीज साहब, बच्चे तो मुखबरियों में आपकी डिश से खुश होते हैं, मैं भी बहुत खुश होता हूँ क्योंकि मेरी बेगम सांप और उसकी फुनकार से बहुत डरती हैं। बस नहीं चलता वरना आपकी डिश की रिंग टोन लगा लूं। ओहो, क्यों हमारी भाभी डरती हैं शाम की फुंकार से? आपके साथ जिंदगी गुजार रही हैं फिर भी शाम से डरती हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भाभी को खुश किया है ना, वो आप कहेंगे कि ये ने तुम्हारी बेटी की है। अच्छा जी, मोहम्मद अतीक भावलपुर से लिखते हैं, जुनैद साहब सारे मुल्क में, अच्छा सर इस ईमेल से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ, बहुत सारे लोग पर्सनली जब मिलते हैं ना तो वो कहते हैं कि फेसबुक पर इतनी ज़्यादा फेक आईडीज बनी हुई है आप लोगों की, अजीज साहब की बनी हुई है, जुनैद साहब की बनी हुई है, उसको काइंडली प्लीज़ किसी तरह रिक्वेस्ट करके रुकवा। अब इस बारे में पता नहीं कानूनी तकाजा क्या है, हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अपने शो में हम 2 बार बहुत वजाहत के साथ कैटेगोरिकली जिक्र कर चुके हैं कि ना अजीजी साहब का और ना मेरा फेसबुक पे या ट्विटर पे कोई अकाउंट है, कोई अकाउंट नहीं है। जितने अकाउंट हैं, एक हस्बे हाल का सिर्फ ऑफिशियल जो पेज है फेसबुक पे जो हम बार बार डिस्प्ले करते हैं, उसके अलावा हम दोनों का या हस्बे हाल का कोई पेज नहीं है। यार फेसबुक के ऊपर सियासी बयान दे दे के ना एक दूसरे के खिलाफ तो नीचे जी लिख देते हैं। बिल्कुल ऐसे दो भैया यार, मुझे इन लोगों ने क्षेत्र पड़वाने हैं कहीं से। अच्छा जी, I am not political man. I am an Social man. दानिश्वर के साथ तो ए लगेगा, एन तो नहीं लगेगा। I am a दानिश्वर। अच्छा जी, मोहम्मद अतीक भावलपुर से लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल टीम। वालेकुम अस्सलाम। यार ये दानिश वाला फिक्र भी काट देना, लोग हंसते हैं फिर। अच्छा जी, जुनैद साहब सारे मुल्क में शोर है कि निगरान वजीर आजम कौन होगा, आप अजीजी साहब को क्यों नहीं बना देते? हम सब जानते हैं कि अजीजी साहब आर्टिकल 62-63 पर भी पूरा उतरते हैं, सच्चे पाकिस्तानी भी हैं और थोड़ी अक्लमंदी का मुजाहरा भी करते हैं, लेकिन थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है इनका। यानी यार इतनी मेहनत से मैं प्रोग्राम करता हूँ, मेरा कोई भी खैर खा नहीं है। निगरान वजीर ये बना के मुझे लितर पड़वाने लगे। यानी कितना बड़ा एजाज है कि कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है कि तुम 62-63 पर पूरा उतरते हो। ये तो अब अलन ऐलान कहना शुरू कर दिया लोगों ने कि जी 62-63 पर तो कोई पाकिस्तानी पूरा ही नहीं उतरता। तो मैं तो अभी 40 का भी नहीं हुआ तो 62-63 कैसे कह दिया? अच्छा, तुम शराइत पर ही पूरा नहीं उतरते ना कौमी असेंबली के रुकन बनने की हाँ, उम्र के लिए। मेरी तो अभी उम्र इतनी नहीं है ना, 62-63 के तो जो लोग बुजुर्ग हैं नहीं, उनको खड़ा उसमें करें। अपर लिमिट कोई नहीं है एज की। अच्छा 90 साल की उम्र में भी तुम बन सकते हो, इसलिए ना तुम घबराया करो यार। वाह वाह नहीं, नो वाह। प्रॉब्लम। तो फिर तुम खड़े हो जाओ। तो फिर पीछे भागे बात के। और यार मैं साइकिल से बड़ी मुश्किल से उतरता हूँ, 62-63 से कैसे पूरा उतर? अजीज साहब इन्होंने आगे मशवरा दिया कि अपना एडवाइजर इन्हें रख लीजिएगा। यानी कि कहना ये चाह रहे हैं कि छोलियां दी राखी बांदर बाल। हर हुक्मरान के बारे में ये कहा जाता है कि फलां सदर तो बहुत अच्छा था, उसके मुशीरों ने उसे मरवा दिया। बस मेरा ख्याल है ये भी यही चाहते हैं कि मैं भी मशीरों के हथों मारा जाऊं। हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हुकूमत के 5 वर्षों के दौरान कारोबार और मईशत की क्या सूरत रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे मेहमान मारूफ बिजनेसमैन जनाब KM छाबड़ी। अल्लाह, यानी उस चीज पे बात करनी है जो 5 साल हुई ही नहीं। और जनाब यहाँ कौन सा बिजनेस हुआ है ना, कारोबार अगर हुआ है तो बारो बार हुआ है। हाँ जी, 5 साल बिजनेसमैन बिजनेस नहीं कर सका। हाल बताओ हुक्मरानों ने काफी बिजनेस किया। यहाँ तो बस अच्छे दिन का इंतजार हुआ है और हर रोज ये पता चला है कि जो दिन गुजर गया वो आज से अच्छा था। क्यों नहीं हुआ बिजनेस?
بڑا افسوس ہوا ہے جی شاہویز کا. کیا مطلب؟ آپ وینزویلا سے آئے ہیں نا, آپ کا صدر شاہویز ہی تھا نا. کیا مطلب؟ آپ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیوں نہیں ہوا بزنس, آپ پاکستانی نہیں ہے. وہ جناب 5 سال ادھر بجلی کیسی نہیں تھی تو مشینیں چھانٹے مار کے چلانی تھی. میں نے کارخانے میں مشینیں لگائی ہوئی ہیں, پلاسٹک کے ڈڈو نہیں لگائے ہوئے جن کو تاگا باندھ کے کھینچ لیتا. ڈک 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 ڈک. حد ہو گئی ہے. وہ بجلی کیسے نہیں آئی تو کاروبار کیسے چلتا؟ کچھ سال پہلے چھاپڑی کہتا تھا 7 اینٹیں ہوتا, اب تو چھاپڑی اپنے منہ سے کہتا ہے 7 اینٹیں ہوتا. بجلی گیس نہیں آئی, پتے کی پرچی ریگولر آئی ہے. شروع میں تو میں نے سمجھا شاید بازار میں کمیٹی پڑی ہے جو لینے آتا ہے. میں نے پوچھ لیا, میں نے کہا حضور یہ نکلے گی کب؟ اس نے اسی وقت نکال لی. جی کمیٹی کیا نکلنی تھی, ترائی نکل گیا. اس کے بعد میں ناشتہ کرنا بھول جاؤں, بچوں کو سکول سے لانا بھول جاؤں, پٹرول ڈلوانا بھول جاؤں, پتہ دینا نہیں بھولتا. بیوی کو حق مہر نہیں دیا, پتہ ضرور دیا ہے. قربانی کا بکرا نہیں دیا, پتہ ضرور دیا ہے. بجلی کا بل نہیں دیا, پتہ ضرور دیا ہے. پتہ ہی لے دے گیا ہے جنید صاحب. 10 سال پہلے میری 10 فیکٹریاں تھی. اب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں لے 10. کہاں گاڑیوں کے ٹائر بنا کے نوٹ کماتے تھے, کہاں اب نوٹوں پہ چڑھانے والے ربڑ بناتے ہیں. بڑے بھائی صاحب کچھ سال پہلے موٹر سائیکلوں کی فیکٹری لگائی تھی, اب سائیکل پر بیٹھ کے موٹریں لگاتے. چاپڑی صاحب جو کہانی آپ اپنی سنا رہے ہیں یہ تو ہر شعبہ زندگی میں رہی ہے پچھلے 5 سال. نہیں, صرف بزنس مین کا بیڑا غرق ہوا ہے. ایکسکیوز می, ڈاکو چور تو بہت ترقی کر گئے ہیں, دن دناتے پھر رہے ہیں. یہ کچھ دن پہلے ڈاکوؤں نے مجھے گن پوائنٹ پہ روک لیا, فوری طور پہ بٹوا اور موبائل پیش کیا. میں نے سوچا جال چھوٹ گئی, مگر نہیں, مارنا شروع کر دیا نا مرادوں نے. مجھے کہتے اور رکھنی ٹیوٹا اور موبائل چائنا کا. بڑی مشکل سے نیکسٹ کمٹمنٹ پہ جان چھوٹی کہ آئندہ ملاقات ہوگی تو میرے پاس i5 ہوگا. یہ وعدہ آپ نے کس بیس پہ کر لیا؟ اس بیس پہ کہ حکومت چلی گئی ہے. اب میرا خیال ہے چائنا کا موبائل i5 میں بدلے گا. اچھا یہ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے کہ کون آئے؟ صرف بجلی آئے اور گیس آئے بس. اس کا مطلب ہے کہ کون حکمران آئے؟ جی میں بھی حکمرانوں کا ہی بتا رہا ہوں. گیس وزیر اعظم ہو اور بجلی صدر ہو بس. کون سی پارٹی آئے؟ اور جی جو 5 سال ہمارے ساتھ ہوئی ہے ہماری کوئی پارٹی نہیں. ہماری تو مال خریدنے والی پارٹیاں دوڑ گئی ہیں, ہم سیاسی پارٹی کو کیا کریں. اب تو حکمرانوں کے متعلق سوچتے بھی ہیں تو یہی تصور آتا ہے کہ ٹرانسفارمر نے پینٹ کوٹ پہنا ہو اور صدر کا حلف اٹھا رہا ہو. ادھر گیس سلنڈر نے اچکن پہنی ہو اور وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہو بس. چاپڑی صاحب ہمیں آپ کی اس بات سے تو اتفاق ہے کہ بزنس کی حالت واقعی شرمناک ہے. مجھے شرم تو اس کو آتی ہے نا جس میں شرم ہو. آپ دیکھیں نا یہ بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ سوچ کے بھی شرم نہیں آتی کہ یہ کل کی بات ہے بنگلہ دیش میں صرف مچھی اور سیبا تھا اور کوئی چیز نہیں تھی. سیبا رول رہا تھا, صرف کنڈی باندھ کے مچھی کھینچنے کے کام آتا تھا اور وہ لوگ سیبے سے مچھی کھینچ کے مچھی کھا کے سو جاتے تھے. تیسری چیز ہی کوئی نہیں تھی. اب اتنی کو پروڈکٹس بن رہی ہے کہ ان کو باندھنے کے لیے سیبا پورا نہیں ہو. ہمارے یہاں کے بزنس مین فیکٹری اپنی کسیٹ کے بنگلہ دیش لے کوئی سوچ ہی نہیں رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. وہ اچھا بھلا یہاں پہ بزنس تھا, اب سارے بزنس مین سادی ٹیوٹا. کہاں فیکٹریوں کی چمنیوں میں سے دھواں نکلتا تھا, اب فیکٹری کو آگ لگے تو دھواں نکلتا ہے. ہائے والدہ صاحبہ دعا کر کے دنیا سے چلی گئی. اگر دنیا بھی ہوتی تو ان کو کہتا کہ حضور دعا تو صحیح کر دے. انہوں نے صرف اتنی دعا کی تھی کہ جا چھاپڑی تیری فیکٹری میں سے دھواں نکلتا رہے, ساتھ چمنی کہہ دیتے تو فیکٹری چلتی رہتی. اب تو مزدوروں کو تنہا نہ ملے تو وہ فیکٹری کو آگ لگا دیتے ہیں پھر دھواں نکلتا. یا بل آئے تو کانوں میں سے دھواں نکلتا ہے, پتے کی پرچی آئے تو دل میں سے دھواں نکلتا ہے. ایسا کمال بزنس ہوتا تھا, ایسی فراوانی تھی, ایسے منحوس 5 سال گزرے ہیں کہ نری پریشانی ہے. کہاں منشی کو آواز مار کے کہتے تھے آ چاہ پی لے,
अब मुंशी हमारा दरवाजा खोल के कह रहा होता है आ चाह पी ले। कहाँ फैक्ट्री की लेबर हमें देख के रास्ता छोड़ देती थी, और कहाँ अब लेबर आवाज लगा के तो मुंह परे कर लेती। बहुत बुरी हालत हो गई है। हर साल बच्चों को एंजॉयमेंट के लिए मरी लेके जाते थे, अब तो कहीं फौतगी पे जाना पड़ जाए तो बच्चों को ले जाते, आओ बेटे मैं अफसोस कर लूंगा, तुम एंजॉय कर लेना। कहाँ चाइनीज होटल में बच्चों को जोर लगा रहे होते थे कि बेटे और सूप पियो, और कहाँ बच्चे गोलगप्पे वाले से खट्टा ज्यादा मांगे तो वो आगे से बदतमीजी कर देता है, बेटे इतना खट्टा अच्छा लगता है तो बाप से कहो गोलगप्पे लगा ले। कहा बच्चों को बाहर ले जाके आइसक्रीम में खिलाते थे, और कहा अब आइसक्रीम के म्यूजिक की आवाज गली में आए तो टीवी की आवाज ऊंची कर देते। कहा रोजाना आइसक्रीम खाते थे, और कहा हर हफ्ते आइसक्रीम कराते हैं कि कारोबार चल जाए। आमीन। आप यकीन करें जुनैद साहब, मैंने 5 साल बाद सारे बच्चों का मुंह मीठा कराया अच्छा हुकूमत के जाने पे। अच्छा, होए होए होए, 2 दिन मैं खुशी से सोया ही नहीं कि चली गई है ये हुकूमत। इतनी खुशी चढ़ी हुई है। जी जी, कल एक फकीर ने हमारे घर से 10 रुपए लेके गई है, तो 2 घंटे बाद मेरे बेटे ने अंदर आके कहा कि वो फिर आ गई है। मेरे हाथ से दाल चावलों वाली प्लेट गिर गई, मैंने समझा शायद हुकूमत फिर आ गई। वो बेवकूफ ने बाद में बताया कि फकीर नहीं फिर आ गई। नाज़रीन, ये था आज का हस्बहाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।